जेड क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है समकालीन भारत भाग फर्स्ट। इसमें चैप्टर नंबर तीसरा आपका अपवाह है। तो एक एक करके इसकी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले अपवाह क्षेत्र की व्याख्या कर रखी है, देखते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब होता क्या है आगे बताया गया है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह ध्रुवी कहते हैं। तो नीचे एक चित्र बनाया गया है, जैसे यहाँ धारा दो दे रखी है, धारा आ और धारा बा। ये कहीं जाकर दोनों का पानी कहीं मिल जाएगा, तो ये अपवाह तंत्र इसका पूरा ये जोड़ा जाएगा। जल विभाजक यानी कि कोई बॉर्डर होता है, कोई पहाड़ होगा यहाँ, जिससे ये दोनों वाटर बॉडीज अलग अलग हैं। अपवाह तंत्र होता कुछ नहीं है। जैसे हम गंगा नदी की बात कर लें, इसमें मिलने वाली जितनी भी नदियाँ होंगी ये इसके अपवाह तंत्र का हिस्सा मानी जाएंगी। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में अपवाह तंत्र की बात कर रखी है। भारत में अपवाह तंत्र दो प्रकार से है, दो मुख्य वर्गों में। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी है, वर्ष भर बहती रहती हैं, इनमें पानी खत्म नहीं होता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में सतत वाहिनी नदियाँ नहीं पाई जाती हैं। आगे पॉइंट है, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी मतलब 12 माह तक इनमें पानी रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन, ऊपरी भाग जहाँ तेज होगा प्रवाह वहाँ तीव्र अपर्दन भी करेंगे, मिट्टी का कटाव भी होगा तेजी के साथ। यहाँ चित्र गॉर्ज का दिखाया गया है। गॉर्ज क्या होती है, तो दो पहाड़ है और इसके नीचे से एक नदी बहती हुई हमें नजर आ रही है। नदी का स्रोत और ऊपरी भाग कुछ इस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है। बिशर्प और गोखुर झील क्या है, इनको पहले देख लेते हैं, फिर एक एक अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ये नदी बिशर्प करती हुई इस प्रकार से आ रही है। बिसर्प कहाँ करती है नदी, कुछ इस प्रकार से बिसर्प बनाती जाती है। बिसर्प तब करती है जब इसका प्रवाह स्लो हो जाता है और कभी कभी बीच में गाद आ जाती है। तो गाद आ जाती है तो मिट्टी के आने के कारण ये नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं। यही यही यहाँ दिखाया गया है कि जब नदियाँ रास्ता बदल देती हैं तो कुछ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पानी पुराने समय में तो बहता था लेकिन अब नहीं बह रहा है, ये मुख्य नदी से कट जाता है। तो यहाँ जब पानी भर जाता है तो इस प्रकार की झील को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। हिमालय की नदियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें मुख्य नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अब एक एक करके हम सभी नदियाँ और इनसे जुड़ी हुई सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो नदी तंत्र कब बनता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने समझा है। नदी तंत्र तब बनेगा जब एक मुख्य नदी होगी, इसमें कई सहायक नदियाँ जुड़ेंगे, ये पूरा नदी तंत्र बनाती हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की बात कर लें। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी की बात हो रही है, लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, सियोक, हुंजा। तो पूछा जा सकता है कि हुंजा किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की। जास्कर, नुब्रा और सियोक ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में
पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो पहले भी कहा जाता था अटक भारत की बाउंड्री माना जाता था, अटक से कटक तक शासन। तो यही अटक, इसको भारतीय राजा पहले पार नहीं करते थे, अटक से आगे नहीं जाते थे, ये सीमा हुआ करती थी। जब राजस्थान का आप इतिहास देखेंगे तो वहाँ इसका वर्णन है काफ़ी। आगे लिखा है कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती हैं। कौन कौन? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम मिठानकोट में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। अब एक सिंधु जल समझौता है, उसको भी देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार 1960 में हुआ था, के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। इसका मतलब 80% पाकिस्तान के पास पानी जाता है। यहाँ डैम एम भारत सरकार ने बना दिए हैं, जिसके कारण अक्सर पाकिस्तान रोता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। अगला है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तो सभी जानते हैं आप लोग, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलेंगी। इन दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे महत्वपूर्ण लाइन है, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार में मैदान में गंगा बहने लगती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकार में आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यहाँ सोन भी एक नदी है, सोन भी आकर बिहार में मिलती इंपॉर्टेंट नदी है। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, घाघरा हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। आगे अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। तो ये सब बातें बताई गई हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त धारा मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और, इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब एक फैक्ट है, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब गंगा की लंबाई के बारे में बताया गया है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो 25-25 किलोमीटर मानी जाती है इसकी लंबाई। क्या आप गंगा नदी के, आगे बताया गया है
क्या आप गंगा नदी के अववाह तंत्र को पहचान सकते हैं? ऊपर चित्र है, अभी उसी के ऊपर चलेंगे। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जल विभाजक अंबाला पंजाब का सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक के रूप में काम करता है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अंबाला से सुंदरबन पश्चिम बंगाल की सुंदरबन, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है, मात्र 300 मीटर। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए यहाँ विसर्प करके नदी चलती है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। जहाँ कुछ इस रूप में विसर्प के रूप में चलेगी, तो जहाँ स्लो ढाल होगा, कम ढाल होगा, पानी का प्रवाह भी स्लो हो जाएगा और विसर्प करती हुई नदी आगे बढ़ती है। अब पहले चित्र को देख लेते हैं, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर आते हैं। तो एक मैप ऊपर दे रखा है, इस मैप को देखते हैं। ये सिंधु नदी, आपकी सिंधु नदी इधर से प्रवेश कर रही है पाकिस्तान में, और सिंधु नदी प्रवेश करने के बाद में यहाँ झेलम, चिनाव, रावी, सतलुज आकर इसमें मीठानकोट जगह पे मिल जाती हैं पाकिस्तान के। और गोविंद सागर एक झील बताई गई है, गोविंद सागर कृत्रिम झील है, आप सभी जानते हैं कृत्रिम झील है। बुलर झील ये दर्शाई गई है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद सागर कृत्रिम झील है। ये सब बातें हमसे पूछी जाती रही हैं। और राजस्थान में सांभर झील नमक बन रहा है, जयपुर के करीब करीब ये है। और फिर एक और झील यहाँ दर्शाई गई है, चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी से के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील के बारे में यहाँ पे बताया गया है। निजाम सागर दर्शाया गया है, नागार्जुन सागर दर्शाया गया है। नागार्जुन सागर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन सागर। और फिर नदियों के बारे में बताया गया। पुलिकट एक और झील है, यहाँ पुलिकट को दर्शाया गया है। बेम्बनाद झील कई बार पूछी गई है, केरल से संबंधित है बेम्बनाद झील। लिंगामक्की झील ये आपका कर्नाटक रहा, लिंगामक्की झील। और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा नदी, और इधर से आपकी कृष्णा आई, दोनों यहाँ मिल गई। उसके बाद में यहाँ एक महत्वपूर्ण नदी देख रहे हैं, पेन गंगा नदी। पेन गंगा किसकी सहायक है? तो किसकी सहायक है? तो आप देख रहे हैं कि ये गोदावरी नदी मुख्य नदी के रूप में आई है, और इधर से ये सीधी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। पेन गंगा इसकी सहायक नदी है, पेन गंगा सहायक नदी है गोदावरी की। कई बार ये बात हमसे पूछी गई है। इसके बाद में नर्मदा नदी दर्शाई गई है, जो अरब सागर में गिरती है, और तापी नदी भी अरब सागर में दिखाई गई है। महानदी ये उड़ीसा में गिरने से पहले यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है। इसी प्रकार से ऊपर बातें बता रखी हैं। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है, कृत्रिम सागर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और इधर था गोविंद सागर, ये अलग है, ये अलग है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके बाद में गंगा नदी तंत्र को दिखाया गया है। गंगा ये आपका देवप्रयाग है, भागीरथी और दूसरी अलकनंदा नदियों का मिलन स्थान दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से ये आपका मिलन स्थान रहा। और उसके बाद में इनकी संयुक्त धारा गंगा के रूप में जानी गई। फिर इसमें यमुना नदी मिली, यमुना की सहायक में चंबल, बेतवा। और फिर आगे जब गंगा बढ़ती है तो सोन नदी, घाघरा नदी, और घाघरा और शारदा नदी एक ही हैं, ये दोनों मिल जाती हैं। गंडक नदी और कोसी नदी भी गंगा का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक ये और एक ये। दो धाराएं आपकी बढ़ जाती हैं, एक बांग्लादेश में चली जाती है और एक सीधी फरक्का से निकलती हुई
आपकी चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ये बांग्लादेश रहा। इस प्रकार से इन सभी की बातें हो चुकी है। और एक लोहित है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, कई बार बात पूछी गई है। अब हम लोग नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्च के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। शुरुआत में इसका नाम तिब्बत में सांगपो होता है, अरुणाचल में दिबांग हो जाता है, अरुणाचल में दिहांग हो जाता है। दिबांग इसकी सहायक नदी है। दिहांग सहायक नदियां आपकी दिबांग है, लोहित है, केनुला है। जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो आपको तीन चार बातें याद रखनी है। पहली, तिब्बत तिब्बत में पहला नाम इसका सांगपो, दूसरा नाम आपका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में प्रवेश करती है असम में, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र। असम से होती हुई जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम जमुना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये सब बातें हमने अभी देख ली हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। और आपको पता है माजुली जैसा बड़ा नदी द्वीप यहाँ ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन कर लाती है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लेते हैं कि करके। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। मुख्य जल विभाजक कौन है? पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। आप सभी जानते हैं पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की तरफ। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी नदियां हैं, जिनमें नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं। छोटी नदियां कई हैं, लेकिन बड़ी नदियों में नर्मदा एवं तापी हैं, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ज्वार नदमुख कौन बनाती हैं? तो नर्मदा और तापी। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। तो नर्मदा द्रोणी की बात कर रखी है, तो नर्मदा को एक एक करके देख लेते हैं। नर्मदा, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गौर्ज से बहती है। और धुआंधार जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा जबलपुर के निकट बनाया जाता है। होता कुछ नहीं है, दूर से देखने पर यहाँ संगमरमर के ऊपर जब पानी गिरता है बड़ी ऊंचाई से, तो ऐसा लगता है कि यहाँ धुआं से छाया हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रख दिया गया है। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से निकलती हैं। अधिकतर समकोण पर। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में विस्तृत है। आगे एक कोटेशन है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे
नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। वेबसाइट भी दे रखी है। अब तापी को देख लेते हैं, तापी द्रोणी को। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरियार हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन कौन होगी? साबरमती है, माही है, भारतपूजा है और पेरियार। गोदावरी नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट बता रखा है कि ये नदियां कौन कौन सी राज्य से हैं, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है और एक आपकी ये है। माही नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार ऐसे ऐसे काट जाती है कर्क रेखा को। साबरमती आप सभी जानते हैं गुजरात, पेरियार आपका केरल, पेरियार से संबंधित है। भरतपूजा भी वही है, दक्षिण भारत की दो नदियां हैं। साबरमती और माही ये आपका गुजरात वाला जो आपका इलाका है यहाँ। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है लगभग में। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अववाह तंत्र प्रायद्वीप की नदियों में। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, नदी द्रोणी का 50% भाग महाराष्ट्र में है। यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 4 राज्य हो गए आपके। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, बड़धा, प्राणहिता, मांजरा, मांजरा, बेनगंगा, पीनगंगा। इनमें से अंतिम तीन सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, यानी कि मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी। महानदी द्रोणी को देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट में हो गई। अब कृष्णा नदी के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 14 से किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूशी और भीमा, मूशी, भीमा, कोयना, घाट प्रभा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 3 स्टेट्स में है। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी मुख्य नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। तो ब्रह्मगिरी श्रृंखला आपकी कर्नाटक में ही है। अगला पॉइंट है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी पर है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो ये सब बातें आपको बताई गई हैं शिव समुद्रम। और सबसे बड़ा आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जिनमें दामोदर है, ब्रह्मणी है, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक और कोटेशन है, पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय है जो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। 3/4 उसमें भी 3/4 हिमानी के रूप में है। अब झीलों की बात कर लें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी तो बताया गया ये पर्यटन का एक क्षेत्र है। तो
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत और अरल सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। अगला पॉइंट है, एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट पुलिकट झील, कोलेरू झील। ये आपकी कैसी हैं? ये गोखुर झील का उदाहरण है, याद रखना पड़ेगा कोलेरू को, पुलिकट और चिल्का। लोकटक झील जो मणिपुर की है उसको यहाँ दिखाया गया है, लोकताक या लोकटक। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। राजस्थान की सांभर झील नमक के लिए। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं, इसीलिए मीठी हैं। जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, कृत्रिम नहीं है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना के ऊपर इसको बनाया गया है, गुरु गोविंद सागर। झील के महत्व को मानव जीवन में दर्शाया गया है, लाभ उसके बताए गए हैं, आप सभी जानते हैं। अगले पॉइंटों की बात करना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। गंगा एक्शन प्लान GAP, जी गंगा, A फॉर एक्शन, P फॉर प्लान। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म है NRCP। 1995 में NRCP कार्यक्रम आया, जिसके जरिए हुआ क्या, अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार हुआ। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण से संबंधित बातें दे रखी हैं कि इसमें कचरा, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें ये दे रखी हैं। गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। तो ये सब बातें सभी को पता है। बुलर झील आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, सतपुड़ा तो होता ही नहीं है, ब्रह्मगिरी से नहीं, ब्रह्मगिरी आपने देखा था, कर्नाटक है ये, तो पश्चिमी घाट भी नहीं है। कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? लवड़ किसमें है? बुलर तो मीठी पानी की है। कृत्रिम झील गोविंद सागर। डल झील भी मीठे पानी की। सांबर झील लवड़ी जल वाली है, नमक यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी बहती है। इस तरीके से पूरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है।